Hi guys, my name is Shrutaba Bokshi and today we are going to be studying a chapter in Pol Science in class 12, that is Rise of Popular Movements. Okay, so इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पूरे देश में किए गए तरह तरह के मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, जो उनके गवर्नमेंट पे दबाव डालने का तरीका था, हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बट उससे पहले हर मूवमेंट के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ने से पहले let us talk about why these movements came to origin. Well, सबसे पहले तो पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स हुआ करती थी, मतलब there would be movements, proper movements, but वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से affiliated थी, या ऐसा होता था कि उस मूवमेंट में बहुत सारे मेंबर्स जो थे या ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक था। इन्हें हम पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स कहते थे। इनकी एग्जांपल्स हमारे पास है ट्रेड यूनियंस या मे बी किसान सभाज, और वी हैव एंटी कास्ट मूवमेंट्स। ये सब पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स थी, राइट। द थिंग अबाउट पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स इज ये कभी फॉर्मली इलेक्शंस नहीं लड़ते थे, ये कभी इलेक्टोरल प्रोसीजर में पार्ट नहीं लेते थे, बट कहीं ना कहीं से किसी तरह इनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर था। या तो मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, या फिर लेट्स से कोई लिंक था इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से, कोई किसी तरह का अफिलिएशन था। ऐसे ये लोग पॉलिटिक्स से हमेशा जुड़े रहते थे, तो हम इन्हें पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स कहते थे। बट व्हाट केम टू ओरिजिन एट अ बिगर स्केल इज द नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स। क्या हुआ कि एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम लोगों का पॉलिटिकल प्रोसीजर से भरोसा उठने लगा। उस वक्त नॉन पार्टी पॉलिटिकल मूवमेंट्स आने लगे या नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस आने लगे। उनका क्या था कि वो कभी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ते थे। उनका ये मानना था कि अगर हम पॉलिटिक्स से बाहर रह के गवर्नमेंट पे दबाव डालेंगे, अगर हम सब मिलके एक कलेक्टिव वॉइस बन के कोई चीज डिमांड करेंगे, if we operate as what we call a pressure group to put pressure on the government, उससे हमारे मूवमेंट का ज्यादा असर पड़ेगा, राइट। सो दे आर नॉट गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स, दे आर जस्ट, वो लोग दे आर मेकिंग एन एमलगमेशन ऑफ पीपल हु वांट द सेम थिंग्स। सारे लोग एक चीज के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, कोई चीज डिमांड कर रहे हैं, बट वो पॉलिटिक्स में एंटर नहीं कर रहे हैं। वो किसी तरह के पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। वो एज अ प्रेशर ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं आउटसाइड द रेल्म ऑफ द गवर्नमेंट और आउटसाइड द रेल्म ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। तो इन्हें ये नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस आने लगे। तो जो मूवमेंट्स थे वो कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल इन नेचर थे, राइट। वो या तो किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल का था, ठीक है। कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी किसी चीज की डिमांड कर रही थी, किसी चीज की प्रोटेस्ट कर रही थी, तो उन चीजों के बारे में था वो मूवमेंट। बट वो कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं घुसे, वो कभी इलेक्शंस तो लड़े नहीं, प्लस वो किसी पॉलिटिकल एसोसिएशन में भी इन्वॉल्व नहीं हुए, उनके कोई पॉलिटिकल लिंक्स भी नहीं थे। तो इन्हें हम नॉन पार्टी मूवमेंट्स कहते हैं, ऑलराइट। सो ये जो नॉन पार्टी मूवमेंट्स है, इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके, राइट। So before that, let us talk about why these non-party movements came into origin, or why the non-party political formations came into origin. Well, सबसे पहले तो सबसे पहला और मोस्ट कंपेलिंग रीजन जो था वो था हमारे कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज मींस गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो रही थी, राइट। द कांग्रेस वाज नॉट फंक्शनल, देन केम द जनता पार्टी गवर्नमेंट, और वो भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। द गवर्नमेंट ब्रोक डाउन एंड देयर वाज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, इस वजह से जो मूवमेंट्स थे वो कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल इन नेचर थे, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स के ऊपर से भरोसा उठ गया था। दे बिलीव कि अगर हम पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स करेंगे उसका कोई असर तो होगा नहीं, बिकॉज no party is able to rule properly at the central level government. So they were more involved in non-party political formations, right?
Another issue is the social issue, right? There was social inequality. So people could not belong to a single party. They could not affiliate themselves to a single party and carry out movements. The social inequality was very strong. Like communities के बीच में difference था. We had the caste problem since time immemorial, right? So these particular communities organized movements amongst themselves. They could not come together on a similar platform and they could not demand the same thing, because जो communities थे, जो social inequality है, उनके अपने डिमांड्स भी अलग अलग है. अ पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल और पीपल फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट, जो हमारी स्टेट वाइज डिविजन है हमारी कंट्री के. सो एक पर्टिकुलर स्टेट के पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, उन लोगों का अपना अलग अलग डिमांड हुआ करता था और ये डिमांड्स उनको मूवमेंट के थ्रू पेश करना था गवर्नमेंट के सामने, राइट? सो देयर वाज compelling social inequality in our country. Then there was economic disillusionment. All these reasons are actually listed in your NCERT, but I am helping you go through them and understand them in a better way. So economic disillusion, let's talk about that. जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज थे, जो न्यू रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही थी, उससे क्या हुआ? Some sections of the society got better, right? People thrived, people became rich. कुछ लोगों के लिए वो बहुत फायदेमंद था. It benefited some people. But poverty और unemployment की जो प्रॉब्लम थी, जो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम थी हमारे कंट्री में, वो चीज़ सॉल्व नहीं हो पाई, वो रहती चली गई. इनफैक्ट और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंटली और ये क्या हुआ कि some people got richer, some people thrived from the economic reforms, economic policies, but some people were poor and they became poorer. उन्हें कोई benefit नहीं मिला economic policies का. The policies were not all inclusive, right? Not every kind of person benefited from those policies. तो इससे क्या हुआ? जो अमीर और गरीब का फर्क था, वो डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया. पीपल बिकेम रिचर एंड द पुअर केप्ट ऑन बिकमिंग पुअर, राइट? सो ओनली अ सेक्शन ऑफ पीपल रोज टू लेवल्स ऑफ वेल्थ, बट द majority of the population continue to remain poor. Not everybody could benefit from those economic policies. तो अमीर और गरीबों के बीच का फर्क बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया. सो दैट इज द थर्ड रीजन वाई नॉन पार्टी मूवमेंट्स और नॉन पार्टी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस केम इनटू ओरिजिन, राइट? देन देयर वाज द सेक्टोरियल डिवीजन. लाइक लेट्स से जो अर्बन एरियाज थे हमारी कंट्री में, उनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा था एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द रीजन दैट दोज रीजन्स वर urban in nature, because industrialization और urbanization हमेशा साथ में होता है, right? Because जहाँ पे industrialization carry out हो रही है, जहाँ पे industries बन रहे हैं, वहाँ पे urbanization जरूर होगा. क्यों? क्योंकि अगर एक इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए या उस फैक्ट्री में काम करने के लिए लोगों की जरूरत होगी. तो लोग गांव से उस जगह की ओर दौड़ेंगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज बन रही है. इस वजह से माइग्रेशन बहुत ज्यादा होगा, लोग और ज्यादा उसी जगह में अक्यूमुलेट होने लगेंगे, राइट? तो पॉपुलेशन बढ़ेगा उस जगह का. देयर विल बी मोर एंड मोर सेटलमेंट्स अराउंड दैट एरिया. वहां पे लोग और ज्यादा रहने लगेंगे. सो ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट. अब लोग जब वहां पे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगा. एम्प्लॉयमेंट से उनके पास इनकम आएगी, पैसा आएगा उनके हाथ में, और वो पैसा खर्च करेंगे. किस चीज पे खर्च करेंगे? वो अपनी कंज्यूमर नीड्स पे खर्च करेंगे. उनको जो डे टू डे बेसिस पे खाना, कपड़ा, ये सारी चीजें चाहिए होती है, हाउसिंग फैसिलिटीज, ये सब जो चाहिए होता है, इन चीजों पे लोग खर्च करेंगे. और जब लोग एक जगह पे काम कर रहे हैं, वो यही चाहेंगे कि मैं उस जगह पे रुक के काम कर सकूं, मुझे डेली मतलब मीलों दूर घर तक नहीं जाना पड़े. सो दे विल वांट टू स्टे इन दैट एरिया, दे विल प्रोबेबली शिफ्ट देयर फैमिली इन दैट एरिया.
तो इसकी वजह से हाउसिंग फैसिलिटीज और डेवलप होगी, जो लोगों की बेसिक एमिनिटीज है, जो लोगों को बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वो चीजें और ज्यादा डेवलप करेगी उन जगह पे। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तब अर्बनाइजेशन भी होता है, बट जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है, जो रूरल एरियाज होते हैं, वहां पे क्या होता है, सबसे प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमी चलती है, मतलब फार्मिंग जो है या एग्रीकल्चर जो है, ये होता है रूरल एरियाज का कैरेक्टरिस्टिक, राइट। यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं मिलेंगे हमें ज्यादा, यहाँ पे बहुत मीनियर लेवल ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज मिलेंगी, सर्विसेज मिलेंगे, या फिर यहाँ पे हमें ये मिलेगा फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती है रूरल एरियाज में, जहाँ पे कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री नहीं है। So and industrialization doesn't immediately lead to urbanization, it's a gradual process, वो धीरे धीरे वो जगह डेवलप होती है। बट जो रूरल एरियाज है वो डेवलप नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मीन्स ऑफ इनकम। वहां पे लोगों के पास जो इकलौता सोर्स है इनकम का, वो फार्मिंग या एग्रीकल्चर बेस्ड है, वो किसी तरह का लैंड बेस्ड फॉर्म है, राइट। तो वो देयर मे बी स्मॉल शॉप, स्मॉल बिजनेसेस, बट एग्रीकल्चर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम इन द रूरल एरियाज। तो रूरल में क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, अर्बनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो जो जहाँ पे हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम से या उसके बाद जो भी इंडस्ट्री सेटअप की गई बाय ऑल द वेल्दी फैमिलीज दैट वी हैड इन आवर कंट्री सिंस बिफोर इंडिपेंडेंस, उन लोगों ने अपनी इंडस्ट्री सेटअप की थी, दे वर प्रॉफिटिंग, दे वर बेनिफिटिंग, उनके हाथ में प्रॉफिट आ रहा था, तो वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर पा रहे थे और इस वजह से जो है डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई थी। बट जो रूरल एरियाज थे वो तो रूरल रह गए, वहां पे जहां किसी ने इंडस्ट्री सेटअप नहीं किया, जहां पे कोई और मीन्स नहीं है इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का, वो जगह तो अंडर डेवलप्ड रह गई ना। तो ये जो डिफरेंस था हमारे कंट्री में, द इंडस्ट्रियलाइज्ड अर्बन सेक्टर एंड द लैंड बेस्ड एग्रीकल्चरल रूरल सेक्टर, ये चीज भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, राइट। So people were better off in the urban areas, they were better off in the industrial areas, वहां पे उनके पास ज्यादा एम्प्लॉयमेंट थी। But in here, in the rural areas, people were not that rich and people continued to remain, the area continued to remain underdeveloped, people continued to remain poor। तो ये जो सेक्टोरियल डिवीजन था ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव था इन द इमर्जेंस ऑफ नॉन पॉलिटिकल फॉर्मेशंस, राइट। उससे क्या हुआ, ये जो पिछड़े हुए जगह के लोग हैं, ये जो रूरल सेक्टर है, यहाँ के जो लोग हैं, जब इन्होंने देखा कि वी आर इन सच अ बैड पोजिशन, वी आर बीइंग कॉन्स्टेंटली लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम ऑल द डेवलपमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस, तब people from these areas got together, especially when there was a particular agenda, when there was a particular thing to protest against, like आगे हम पढ़ेंगे जो farmers unions थे, उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ये मूवमेंट किया था because of a number of things, mainly because of the major one was because of गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ा दिए थे उन जगहों के, राइट। तो उसकी वजह से लोगों के पास ऑलरेडी पैसा कम था, उनको और पैसा देना पड़ता गवर्नमेंट को बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी रेट। तो इस वजह से जो लोग हैं, जो उस जगह के सारे लोग हैं, द poorer sections, they all got together and they organized movements against the government। तो ऐसे जो रूरल एरियाज रह जाते हैं, जो डेवलप नहीं हो पाते हैं, जहाँ पे लोगों का कोई सुनने को नहीं है, वो लोग सब एक साथ मिलके they carry out huge protest activities, they carry out movements against schemes of the government, right। तो इन वजह से since they are already disillusioned with the government, since there is already like loss of faith, and again there was loss of faith in the democratic procedure as well। like क्या होता है, हमें डेमोक्रेसी का मतलब क्या समझ में आता है, हमारे पास 5 साल बाद गवर्नमेंट आएगी, हमें वोट देना है, राइट। हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे, वो पार्टी जो है वो पावर में आएगी और उस पार्टी का गवर्नमेंट बनेगा।
इससे पहले तक कि वो पार्टी पावर में आती है, या इवन एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो अभी भी है, उसको नेक्स्ट ईयर फिर से इलेक्शन लड़ना है, वो क्या करेगा, वो बहुत वादे करेगा, वो बोलेगा मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो करूंगा, मैं तुम्हें बिजली दूंगा, मैं तुम्हें खाने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा. एंड द थिंग इज, once that party comes to power in the government, तुम्हें नहीं पता कि वो कितना करेगी. Yes, to some extent, definitely, every party will try to maintain its hold over people. But you don't know as to what extent the party will go just to feed the poor section, right? तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, हमारे पास डेमोक्रेसी का मतलब हमारे पास सिर्फ एक वोट है जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट को ये बता सकते हैं कि नहीं, तुम हमें पसंद नहीं आ रहे हो, तुम्हारे पॉलिसीज जो है वो इंक्लूसिव नहीं है, वो हमारा कोई फायदा नहीं कर रहे हैं, राइट? तो तुमको इलेक्ट करके या तुम्हारे पावर में आने की वजह से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है. वी आर स्टिल बीइंग लेफ्ट बिहाइंड, वी कंटिन्यू टू बी पुअर, राइट? तो ये जो पॉलिटिकल प्रोसीजर से जो भरोसा उठ गया था लोगों का, दिस इज अनदर मेजर रीजन कि क्यों ये नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट्स ओरिजिनेट होने लगी, क्यों लोग पॉलिटिक्स से खुद को जोड़ना नहीं चाह रहे थे. क्योंकि इन द नेम ऑफ पावर, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, all you get is one vote in which you can tell the party whether or not you want that party to be in government, right? और ये this vote that you have, you only exercise it once in a period of time and rest is up to the government. गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो तुम्हारे लिए कितना करेगा, कितना नहीं करेगा. तो ये लोगों पे आता है कि हाँ, गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही है, तो हमें गवर्नमेंट तक अपनी आवाज पहुंचानी है. We need to create a commotion big enough for the government people to be able to hear us. Because as long as हम खुद silently suffer करते रहेंगे, या as long as हम we will try to take help from people who are in the party system, it's up to them कि वो तुम्हारी मदद करेंगे कि नहीं. But when you're not affiliating yourself to any political party, when you're an independent section of people carrying out a movement, the government will have to listen to what you're demanding for. Government को सुनना पड़ेगा कि तुम्हारी मांगे क्या है, right? It will have to pay attention to what you're saying or what you're rebelling against. तुम्हारी rebellion किस चीज पे है? So that is why these non-party these non-party movements or these non-party formations came into existence because of every kind of reason, because of social inequalities, because of economic deprivations, because of the sectoral imbalances that we had, because of the loss of their faith in the democratic procedures, and because of the political instability going on in the country, because the Janata Party experiment failed and there was so much of instability at the central level government. All these reasons led to the emergence of these non-party political formations or these non-party movements that took matters in their own hand and they started protesting by themselves. They did not get into the realm of politics, right? So हम ऐसे movements के बारे में एक-एक करके पढ़ेंगे. And the first movement that we have here is the Chipko movement. हमने बचपन से चिपको मूवमेंट के बारे में बहुत सुना है, राइट? देयर वाज दिस कस्टम, देयर वाज दिस एक्शन ऑफ हगिंग द ट्रीज इन ऑर्डर टू prevent them from being cut down, and we've all read this since all our childhood. We've read this, so we will look at this in details. And the thing is, it was more than a passion for the environment that people hug themselves to those trees for them to not be cut down. It was more than that. We need to study the demands of the people. We need to study in every movement. हर movement को हमें ऐसे पढ़ना है ताकि we are able to better remember it. हम ऐसे पढ़ेंगे कि उस movement में exactly किस class के लोग आए थे, which section of the society is involved in that movement, which part of the country the movement was in, and
कैसे लोग थे उसमें, कौन से साल में ये मूवमेंट हुआ था, उस वक्त देश में क्या हालात चल रहे थे, और मूवमेंट में पार्टिसिपेंट्स कौन थे, मूवमेंट की डिमांड क्या क्या थी. We will be looking at all of the movements in this particular way. So we will start with Chipko movement here. It originated in 1973 in Uttarakhand. Right, these are the basics. The leader was Sundarlal Bahuguna, and we all know this name. The purpose of the movement was protest against commercial logging permitted by the government. So let's see कि movement में हुआ क्या था. The thing is, when the local communities wanted permission from the government to use that particular area, use the trees and the tree products, the material, the what do we say, the bark of the trees, right, for their own agricultural uses, right, when the community wanted that land from the government refused. Government ने उन लोगों को वो लैंड नहीं दिया, उसमें परमिशन नहीं दी जो लोग वहां पे रह रहे थे, जो वहां के लोकल कम्युनिटीज थे. वो द गवर्नमेंट डिड इज, कोई कमर्शियल वेंचर था, कोई कमर्शियल फैक्ट्री थी, उस कमर्शियल वेंचर को वो पर्टिकुलर लैंड दे दिया गया फॉर देयर ओन पर्पसेस, फॉर देयर कमर्शियल यूजेस. दिस इज व्हाई द विलेजर्स गॉट एनरेज्ड. एंड जब भी कोई कमर्शियल वेंचर को वो लैंड मिल रहा है, वो क्या करेगा, वो सारे पेड़ जो है वो काट देगा, उसको वो लैंड चाहिए, उसको पेड़ों से कोई मतलब नहीं है. वो जो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है और वो जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो लोग वहां पे रह रहे हैं, जिनका लाइवलीहुड उस जगह से है, जिनको उन पेड़ों से कितना पता नहीं सामान मिलता है, फूड प्रोडक्ट्स एंड द बार्क ऑफ ट्रीज दैट दे यूज फॉर वेरियस पर्पसेस, फॉर मेकिंग फायरवुड, फॉर जो उनको वो लकड़ियां चाहिए होती है, द लॉग्स दैट दे यूज, राइट. वो विलेजर्स अगर उन पेड़ों को यूज कर रहे हैं, उस जगह को यूज कर रहे हैं, दे विल नॉट सिंपली कट डाउन ऑल द ट्रीज एंड क्लियर द लैंड एंड यूज इट फॉर देयर ओन सेल्फिश रीजंस, राइट. विलेजर्स जो वहां पे रह रहे हैं, दे हैव ग्रेटर कंसर्न फॉर दैट एरिया, दैट एनवायरमेंट, दैन अ commercial venture that is coming from outside. उसको उस जगह से कोई मतलब नहीं है, उसको एनवायरनमेंट से कोई मतलब नहीं है. वो कमर्शियल जो बिजनेस है वो अपना प्रॉफिट देखेगा, वो देखेगा मुझे ये रिसोर्स मिल रहा है, मुझे इसको यूज करना है, मुझे अपना खुद का पैसा कमाना है. पर जो विलेजर्स हैं, दे हैव अ सेंटिमेंटल अटैचमेंट टू दैट एरिया, राइट. इवन इफ दे आर यूजिंग दैट एरिया फॉर देयर ओन agricultural uses or whatever reasons they're using it for, their own profit making, they will not simply cut down the trees and harm the environment. So the refusal of the government to give that area to villagers and instead giving it to commercial business people, ये चीज लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई. उन्होंने हमें नहीं दिया, बट कोई बाहर से कोई बिजनेस आ रही है, उन्होंने उसको दे दिया, और वो क्या करेगा, वो तो सारे पेड़ काट देगा. So this is why the people started protesting. और उनका प्रोटेस्ट इस तरह से हुआ कि जब लोग आए पेड़ों को काटने के लिए, सिंस वो लैंड ऑलरेडी दे दिया गया था, उसके बाद लोग कुछ नहीं कर सकते थे, बट जब लोग आए पेड़ों को काटने के लिए, पीपल हग्ड देमसेल्व्स टू दोज ट्रीज सो दैट वो पेड़ काटे ना जा सके. अब ऑब्वियसली कोई ऐसा तो नहीं करेगा ना कि they will just cut down all the trees no matter how hard people are protesting. That will lead to a massacre, which is not tolerable. So that is why the movement was successful, because of the collective action by the people, the villagers living there, right? So we will be looking at certain few aspects of the movement. First of all, the movement was a collective action against the felling of trees, against let us say the commercial logging that the government was doing, that the government permitted, right? So here it's like ये जो commercial use के लिए land दे दिया जा रहा था, ये government के permission से हो रहा था. वही government जिसने इन लोगों को वो land देने से इनकार कर दिया. So this is what they were protesting against, and the fact that it was a collective action is important, because in this movement all of the villagers came together
as a collective unit, and they protested against the move of the government, against the cutting down of the trees for commercial reasons. So that's the first thing, the commercial action against felling of trees. Then there were issues of ecological and economic exploitation. The thing is, ecological and economic are very different from each other, and they had their own particular realms. पहली बात तो ये है कि जो इकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन है वो कैसे हो रहा है. जैसा कि मैंने कहा, द विलेजर्स विल नॉट कट डाउन द ट्रीज एंड दे विल नॉट क्लियर द लैंड फॉर देयर यूजेस, राइट. दे विल यूज द लैंड इन अ वेरी सटल मैनर कि एनवायरनमेंट को जो है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, हमारी आगे की पीढ़ियों के लिए ये जगह खत्म हो जाए. हम उसको ऐसे यूज नहीं करेंगे, हम ऐसे यूज करेंगे that there is a sustainable way of carrying out the entire procedure. So the term sustainable is of importance here. आपने sustainable development के बारे में सुना होगा, and what this actually means is तुम एक कोई रिसोर्स यूज कर रहे हो, चाहे वो कोई लैंड बेस्ड रिसोर्स हो या नहीं हो, whatever, a particular resource that you're using, तुम उसको ऐसे यूज कर रहे हो कि तुम्हारी आगे की जो पीढ़ी है, आगे की जो जनरेशन है, उसके लिए वो रिसोर्स खत्म नहीं हो जाए. मतलब ऐसा नहीं कि तुमने और तुम्हारे जनरेशन ने उस रिसोर्स को पूरी तरह से यूज कर लिया, वो एग्जॉस्ट हो चुका, आगे कोई उसको यूज ही नहीं कर सकता. ऐसे नहीं चलेगा. तुम उसको फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच के भी उसको बचा रहे हो, यूजिंग इट इन अ सस्टेनेबल मैनर. इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज तुम एनवायरनमेंट का ख्याल रखोगे. तुम उस रिसोर्स को इस तरीके से यूज नहीं करोगे, एक्सप्लॉइट नहीं करोगे कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रही है. दिस इज मतलब ये थिंकिंग नहीं चलेगी कि मुझे ये रिसोर्स चाहिए, मुझे इसको यूटिलाइज करना है, तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके इसका यूटिलाइजेशन करता हूँ, फिर चाहे एनवायरनमेंट को जितना भी नुकसान पहुंचे मुझे कोई मतलब नहीं है. दिस इज नॉट हाउ डेवलपमेंट शुड गो. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द टू थिंग्स दैट वी कीप इन माइंड इज फ्यूचर जनरेशंस and environment. Now this is related to ecological exploitation that we are talking about. तो जो लोगों के जो डिमांड्स थे, जो लोगों की जो प्रोटेस्ट थी, मूवमेंट थी, उसमें ये भी मुद्दा था कि तुम जब एक बिजनेस को, एक कमर्शियल यूनिट को वो लैंड दे रहे हो, वो उसको कम्प्लीटली खत्म कर देगा. उसके बाद वो और कोई यूज नहीं कर सकता. देयर विल बी अ फैक्ट्री और देयर विल बी some other sort of business activity, but there will be no land left for ecological preservation. There will be just there will be industrial units, right? So that is ecological exploitation that we're talking about. Since तुम उस पूरे एरिया में सारे पेड़ काट दोगे, it will lead to deforestation, and deforestation leads to a variety of other नेचुरल एनवायरनमेंट कॉजेज. लाइक जब डिफॉरेस्टेशन होता है वो सॉइल बहुत लूज बन जाती है. ऑल्सो इफ यू आर हैविंग ट्रीज इन एन एरिया, इट हेल्प्स टू रेगुलेट द वेदर ऑफ दैट एरिया, द क्लाइमेट. एंड इफ यू आर कटिंग डाउन ऑल दी ट्रीज, इट लीड्स टू इकोलॉजिकल एक्सप्लॉयटेशन. तुम उस जगह की इकोलॉजी को बर्बाद कर रहे हो, राइट? सो हियर वी हैव इकोलॉजिकल एंड देन वी हैव इकोनॉमिक. व्हाट वी मीन बाय इकोनॉमिक इज the government refused to give the land to the villagers, but they gave the same land to the commercial units. So you're kind of taking sides in the economy. You're leading to more and more commercial development, but तुम agriculture को या तुम ऐसे primitive जो methods है उसको डेवलप करने के लिए, या तुम उन विलेजर्स की कंडीशंस को डेवलप करने के लिए, यू आर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव, यू आर ब्लेटेंटली रिफ्यूजिंग देम द एक्सेस टू द लैंड, बट यू आर गिविंग द सेम लैंड टू somebody else, somebody who will use it for commercial reasons. So in this way the interest of the villagers is getting exploited. उनका जो मुद्दा था, उनके अपने रीजंस की वजह से उनको जो वो लैंड चाहिए था वो उन्हें नहीं मिल पाया. दैट इज
economic exploitation of those villagers. So ecological and economic are very different things, and both of them were issues in the movement, in the Chipko movement, right? So basically Chipko movement was a much more greater incident than just hugging the trees. जो हमने ये सुना है बचपन से कि इन्होंने ऐसा किया था और ऐसे पेड़ नहीं काटे गए. It had much a wider scope. So next thing that we see is women agitations against alcoholism. जब movement चल रही थी, since the movement was already beginning to, it was taking shape and it was being heard. उन लोगों की आवाज सुनी जा रही थी. People were being heard. So women saw this as an opportunity to present their agitations. जो alcoholism का habit था, which is normally practiced by the male members of a community or a family, whatever you say. So different families make a community. So anyway, जो male members थे, ये चीज ये ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं. We will be studying about alcoholism in much more detail in another one of our movements, which is the anti-Iraq movement. But also in Chipko movement we see कि जो औरतें थी वो अल्कोहलिज्म के हैबिट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी. एंड बाय प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हैबिट, दे वर नॉट ओनली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट their male members of their society or their community, they were also protesting against the availability of alcohol, the use of alcohol, the government not taking any initiatives about it. इन सब चीजों के बारे में women का protest था, women का ये मुद्दा भी उठा था चिपको मूवमेंट में against alcoholism, right? So the next thing is local communities should have effective control. Yes, so जो basic viewpoint था लोगों का कि we are living in this area, we will definitely take better care of this particular resource, this particular land than people from outside will take. हमारा घर है यहाँ पे, हमें इस चीज के बारे में, हमें लैंड के बारे में ज्यादा कंसर्न है. हम इसका बेटर ख्याल रखेंगे क्योंकि ये हमारा अपना है, ये हमारी है, तो हमें इसका ख्याल रखना है. बट जब कोई बाहर से आ रहा है, उसको यूज कर रहा है, वो ऑब्वियसली यही सोचेगा मैंने पैसे दिए हैं, मुझे ये लैंड मिला है और मैं इसके साथ कुछ भी करूंगा. दे हैव नो सेंटिमेंटल अटैचमेंट टू दैट रिसोर्स. Also, when you're talking about resource, land is not the only resource. Whatever other natural resource that you're getting, means of water, other land-based resources in that area, whatever the land is providing you, that area is providing you, all those natural resources, उनमें ज्यादा हक local communities का होना चाहिए, is what these people demanded. क्योंकि लोकल कम्युनिटीज जब उस चीज को यूज करेंगे, उनका जब वहां पे एक्सेस रहेगा, एंड यू आर नॉट गिविंग द एक्सेस टू समबडी एल्स, समबडी फ्रॉम आउटसाइड, तो क्या होगा, वो उस चीज को यूज भी करेंगे फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर ओन यूजेस, बट वो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व और कंजर्व भी करेंगे, सिंस दैट इज वेयर दे लिव, दैट इज देयर ओन बिलोंगिंग. तो वो किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन करके उस चीज का यूज नहीं करेंगे. व्हेन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी इज हैंडलिंग अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ दैट एरिया, दे विल नॉट यूज इट सो रूथलेसली कि वो डिप्लीट ही हो जाता है, कि वो खत्म हो जाता है. दे विल डेफिनेटली यूज इट कि इन अ वे कि सबके लिए वो चीज बेनिफिशियल हो और वो चीज आगे के जनरेशन के लिए भी बचे. So when it comes to natural resources, people, the local communities should have a better control than, should have a more effective control. उनके वो ज़्यादा control में होना चाहिए बाहर के लोगों से, right? Then they raise the issue of low cost materials to small industries. Okay, so when you're like in a rural area, in a area which is mostly village, not industrialized, so in that area तुम्हारे पास प्रिमिटिव सोर्स क्या होता है, एग्रीकल्चर. तुम्हारे पास वो मेन सोर्स है, जो लैंड बेस्ड रिसोर्सेज तुम्हारे पास है, उनको कल्टीवेट करके जो पैसा मिलता है, दैट इज द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम. तो कुछ लोग चाहेंगे कि दे सेट अप इंडस्ट्रीज, दे सेट अप स्मॉल, यू हैव हर्ड अबाउट कॉटेज इंडस्ट्रीज और यू हैव हर्ड अबाउट स्मॉल इंडस्ट्रीज, राइट? तो ये जो लोगों का छोटा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस है,
for these people need money and people need materials, right? And people need money to buy those materials, क्योंकि वो इतने ज्यादा वेल ऑफ नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सके किसी छोटे मोटे ही तुम किसी छोटे से लेवल पे ही कोई इंडस्ट्री बना रहे हो. इट्स नॉट टेकिंग अप मेजर area, or it's a very small menial level industry, right? And people are doing that just to improve their own economic conditions. उस चीज में जब when you're setting up a small industry in that community and you're not harming the environment, so definitely that's a reasonable option, because the only other source of income that you have is agriculture, cultivation, right? तो जो इस स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, इतना पैसा भी लोगों के पास नहीं होता है. पीपल इन दोज एरियाज डू नॉट हैव द मनी टू इन्वेस्ट फॉर setting up small industries. So in the चिपको मूवमेंट लोगों की ये डिमांड्स थे कि अगर हम स्मॉल इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहते हैं तो हमें मतलब तुम हमें बहुत ज्यादा पैसा मत दो, तुम हमारे लिए बहुत कुछ मत करो, तुम बहुत ज्यादा सपोर्ट मत करो, बट जो बेसिक नेसेसिटीज है हमारे, जो लो कॉस्ट पे तुम मटेरियल्स हमें दे सकते हो, एटलीस्ट हेल्प अस गिविंग दैट ओनली, बिकॉज वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा है. इफ यू आर हेल्पिंग अस इन एनी वे इट इज वेलकम, बिकॉज वी डू नॉट इवन हैव द मनी टू स्पेंड इन दैट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो दे डिमांडेड लो कॉस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट for setting up of small industries. The last thing is minimum wage to landless forest workers, right? So there were people who have land. There are actually people in every sort of farming region. You will see कुछ लोग हैं जो जमींदार है, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके पास लैंड है. कुछ लोग हैं जिनके पास अपना कोई लैंड नहीं है, एंड दे वर्क एज डेली लेबरर्स, द वेज अर्नर्स. दे विल वर्क एज डेली वेज अर्नर्स इन समबडी एल्सेस लैंड. वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो अपनी लेबर प्रोवाइड करता है. वो कहता है मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प करूंगा, मैं खेती करने में तुम्हारी मदद करूंगा, बट मुझे उसके बदले में पैसा चाहिए. डेली मैं जितना काम करता हूँ उसके बदले में मुझे पैसा चाहिए. So what happens is you don't have a land. You don't have any means of cultivating anything, and what the other thing that you don't have, which is more starting, is any other source of income. वहाँ पे लोगों को cultivation के अलावा ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है. They are not educated, they are not skilled workers, they will not be able to do much of anything else. So the only thing that they can do is find a man who needs labor in their own cultivating farm and help in that farm by giving your labor. किसी और के खेत में तुम काम कर रहे हो, right? So since you are very helpless, तुम्हारे पास लैंड नहीं है, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, तुम एजुकेटेड नहीं हो, तुम्हें किसी और के खेत में काम करना ही पड़ेगा. तो तुम्हें जितना पैसा भी मिल रहा है, that is like that you cannot protest against that. वो कम भी है, अगर तुम्हारी बेसिक फैसिलिटीज जो है तुम्हें उससे नहीं भी मिल पा रही है. You are so helpless because तुम्हारे पास कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है. So in this way जो लैंडलेस वर्कर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट वर्कर्स भी है लैंडलेस, उन्हें एक्सप्लॉइट बहुत किया जाता है, बिकॉज यू विल टेक वॉट एवर मनी यू आर बीइंग गिवन सिंस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अदर ऑप्शंस, and that money is not enough, but you are not able to do anything because you don't have any other option. So when the Chipko movement started being heard, when it came to the limelight, people also protested about this particular thing कि गवर्नमेंट को जो है एक मिनिमम वेज फिक्स करना चाहिए कि इससे कम पैसा नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी वर्कर को, किसी भी फॉरेस्ट वर्कर को, बिकॉज इससे कम अगर तुम देते हो तो तुम्हें पता है कि उस बंदे की जो बेसिक फैसिलिटीज है वो भी उसको नहीं मिल पाएगी. जो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होता है जितना पैसा, उतना पैसा भी उस इंसान को नहीं मिलेगा. So that is why there should be a government regulated minimum wage. जब गवर्नमेंट बोल रही है कि इतना पैसा तुम्हें मिनिमम देना ही पड़ेगा, तब लोग देंगे ही. Even though this does not translate into practicality, अभी भी ये मिनिमम वेज
लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर्स को बाय नॉट गिविंग देम द मिनिमम वेज। पैसे बहुत ज़्यादा काट लिए जाते हैं किसी तरह के उल्टे पुल्टे रीजंस की वजह से, किसी भी तरह का you're getting meals, so we will cut some money for that. People give useless reasons, excuses, and cut off from that minimum wage. But this was a very striking protest, a very striking demand in the चिपको movement कि forest workers को जो है, जो forest में काम कर रहे हैं, it does not belong to them, but they are giving their labor over there. तो उन्हें एक मिनिमम वेज मिलना चाहिए which is required for survival for every individual, every human being. So these are the demands of the चिपको movement, or these are the details, these are the things that happened within the चिपको movement. ये issues जो है ये raise किए गए थे movement में, and it all started with the refusal of the government to give them that particular land and to give it away to some other commercial business. So this is all we have, all we need to know about the चिपको movement.